नमस्कार। सोचिए जरा, अगर हम भारत के हजारों साल पुराने इतिहास को किसी किताब से नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की नजरों से देखें तो कैसा रहेगा। आज हम बिल्कुल यही करने वाले। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे 3000 ईसा पूर्व के पहले शहरों से और फिर एक एक करके आगे बढ़ते हुए 1206 ईस्वी में एक नई ताकत के आने तक 5 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना सफर। हमारा सबसे पहला स्टॉप हमें सीधे टाइम में बहुत बहुत पीछे ले जा रहा है। एक ऐसी जगह जहां हम इस उपमहाद्वीप की पहली महान शहरी सभ्यता के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जरा इन शहरों की बनावट पर गौर कीजिए। पक्की ईंटों का इस्तेमाल, ग्रिड पैटर्न पर एकदम सीधी बनी सड़कें, और कमाल की बात तो यह है कि हर घर में अपना टॉयलेट और बाथरूम। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था, ये सबूत है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड समाज का, पब्लिक हेल्थ की गहरी समझ का और एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का। और ये सब कब था? आज से लगभग 5000 साल पहले। लेकिन फिर अचानक ये सब कुछ गायब हो गया, और यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है। क्या हुआ था? क्या आर्यों ने हमला किया? कोई भयानक बाढ़ आई? या फिर कोई महामारी फैल गई थी? सच कहूं तो ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस को परेशान करता है। तो जब शहर खंडहर बन गए तो एक तरह का खालीपन सा आ गया, और इसी खालीपन के दौर में भारत की जमीन पर नए नए आइडियाज, नए विश्वास और नए दर्शनों का जन्म हुआ, और इन्होंने समाज की दिशा ही मोड़कर रख दी। और यहीं से शुरुआत होती है वैदिक युग की। देखिए, वैदिक शब्द संस्कृत के वेद से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है ज्ञान। और ये सारा ज्ञान हमें मिलता है ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में, जो पता है दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माने जाते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये पूरा वैदिक काल एक जैसा नहीं था। इससे हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ था शुरुआती दौर, जब समाज ज्यादा खुला हुआ था, महिलाओं की हालत भी काफी बेहतर थी। और फिर आया बाद का दौर, जब राजतंत्र ताकतवर हो गया और समाज के नियम कायदे भी ज्यादा सख्त हो गए। अब हुआ ये कि समय के साथ साथ वैदिक धर्म ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता गया। यज्ञ बहुत खर्चीले हो गए, पुजारी वर्ग का दबदबा बढ़ गया, और जाति व्यवस्था ने समाज को बुरी तरह जकड़ लिया। तो जाहिर है, ऐसे माहौल में लोगों ने मुक्ति के, मोक्ष के नए, आसान और पर्सनल रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में आते हैं राजकुमार सिद्धार्थ। उनकी जिंदगी में ये 4 नज़ारे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और फिर एक शांत साधु, इन 4 दृश्यों ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और यहीं से वो बुद्ध बनने के रास्ते पर चल पड़े, ताकि दुनिया को दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखा सकें। अच्छा, इसी दौर में जैन धर्म भी सामने आया, लेकिन उसका रास्ता थोड़ा अलग था। जहां जैन धर्म ने खुद को शुद्ध करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या पे जोर दिया, वहीं बौद्ध धर्म ने एक बैलेंस्ड रास्ता, यानी मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही। तो चलिए अब विचारों और दर्शन की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं उपमहाद्वीप के पहले बड़े पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी राजनीतिक एकीकरण की तरफ। तो हुआ ये कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो उसके बाद एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन सा बन गया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने वो कर दिखाया जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने सिंधु और गंगा की घाटियों को पहली बार एक बहुत बड़े साम्राज्य के झंडे तले एक कर दिया। लेकिन इस साम्राज्य का सबसे मशहूर शासक था अशोक, और उसकी कहानी बदलती है कलिंग युद्ध के बाद। उस लड़ाई में इतना खून खराबा हुआ, इतना कि उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। बस उसी पल उसने फैसला किया कि अब और युद्ध नहीं, और उसने शांति और धम्म का रास्ता अपना लिया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। अशोक ने इसे अपनी स्टेट पॉलिसी, अपना धम्म बना लिया। जानवरों की बलि पर रोक लगा दी, सबके लिए अस्पताल खुलवाए और धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने का प्रचार किया। सोचिए, इतिहास में शायद ये पहली बार था जब एक जीतने वाले सम्राट ने जंग को नहीं बल्कि शांति और अच्छे व्यवहार को अपनी सबसे बड़ी जीत बताया था। तो साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां ना तलवार से ज्यादा कलम और छेनी की ताकत का बोलबाला था। ये भारत के कल्चरल पीक, यानी सांस्कृतिक शिखर का जमाना था। ये दौर था गुप्त साम्राज्य का, एक ऐसा समय जिसे अक्सर भारतीय इतिहास का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सवाल है कि इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं?
वो इसलिए क्योंकि इसी दौर में कालिदास जैसे महान कवियों ने साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। आर्यभट्ट ने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में क्रांति ला दी और अजंता की गुफाओं में कला जैसे जिंदा हो उठी। ये नॉलेज और क्रिएटिविटी का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था जो सिर्फ एक स्टेबल और अमीर समाज में ही हो सकता था। अच्छा, गुप्त साम्राज्य के खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ खाली हो गया। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके बाद तो कई ताकतवर रीजनल किंगडम्स यानी क्षेत्रीय राज्य सामने आए, जैसे पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट, जो अपने अपने दबदबे के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा मोड़ जहां नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम से आने वाली नई ताकतों ने इस उपमहाद्वीप का नक्शा एक बार फिर से बदल दिया। ये जो सत्ता का बदलाव था, ये रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे हमलों और लड़ाइयों की एक पूरी सीरीज थी। महमूद गजनवी के हमले, फिर तराइन की पहली लड़ाई और उसके ठीक बाद तराइन की दूसरी लड़ाई। और यही दूसरी लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने एक नए पावर स्ट्रक्चर की नींव डाल दी। और बस इसी के साथ साल 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। ये भारतीय इतिहास में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी, एक ऐसा चैप्टर जिसने आने वाली कई सदियों तक यहाँ की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो एक स्टूडेंट की नोटबुक के सहारे हमने हजारों साल का लंबा सफर तय कर लिया। हमने देखा कि पहले शहर कैसे बने, बड़े बड़े साम्राज्य कैसे टकराए, नए नए दर्शनों का विकास कैसे हुआ और सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में कैसे गई। देखिए, ये इतिहास सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि समाज कैसे बनते हैं और कैसे बिखर जाते हैं, और कैसे सिर्फ एक आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस पुराने प्राचीन अतीत की वो कौन सी निशानियां हैं, वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारी दुनिया को बना रही है।